न्यूज़पेपर हिंदी डिक्टेशन गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। स्वतंत्रता होने के बाद एक नए भारत के निर्माण में उच्च शिक्षा की अहम भूमिका सोची गई, क्योंकि वह विभिन्न क्षेत्रों में प्रौढ़ जनों को जोड़ती है। शिक्षण और अनुसंधान द्वारा उच्च शिक्षा का क्षेत्र ज्ञान निर्माण, उसकी समीक्षा और उसके प्रसार से जुड़ा हुआ है। इसमें गुणवत्ता भी चाहिए और इसे सर्वसमावेशी भी होना चाहिए। प्राचीन भारत में विश्वविद्यालय की अपने ढंग की व्यवस्था थी, पर आज की व्यवस्था का मूल अंग्रेजों द्वारा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 1857 में स्थापित कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के विश्वविद्यालयों में है। पश्चिम बंगाल और विश्व दृष्टि के सांचे में ढले ये संस्थान एक खास दृष्टि से ज्ञान सृजन से जुड़े थे, जिसका औपनिवेशिक संदर्भ महत्वपूर्ण था। राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों ने इसका प्रतिकार किया, परंतु अंततः वर्चस्व पश्चिमी दृष्टि का ही बना। इनकी संख्या 1947 में 18 हो गई, जो आज केंद्रीय राज्य सरकार से अनुदानित और निजी संस्थाओं को मिलाकर लगभग 1000 के करीब हो चुकी है। मात्रात्मक दृष्टि से यह बड़ी उपलब्धि है, परंतु युवा प्रधान जनसंख्या के लिए यह अपर्याप्त है। पैरा IIM, IIT और वैसे ही कुछ और ज्ञान द्वीपों को छोड़ दिया जाए तो स्थिति चिंताजनक है। अधिकतर संस्थाओं में पठन पाठन की गुणवत्ता, व्यवस्था और ज्ञान सृजन को लेकर असंतोष व्याप्त है। सभी संस्थान बड़े दबाव में है। अकादमिक जीवन में नकारात्मकता के अनुभव बढ़ते जा रहे हैं। शोध कार्य में एक बंदे बंधाए ढर्रे पर काम करते जाने के माहौल में कुछ नए ढंग से सोचने और करने की गुंजाइश घटती जा रही है। नियम कानून की बंदिशें शोध को रूटीन में तब्दील करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अक्सर शोध और प्रकाशन के तौर तरीकों के संकुचित वैज्ञानिक नजरिए के प्रति अतिरिक्त आग्रह ज्ञान के प्रति दंडनात्मक रवैया बन जाता है। पैरा ज्ञान विज्ञान के लिए संवाद जरूरी है। नियम और व्यवस्था का शिकंजा विचारों या चिंतन में ताजगी लाने के लिए जरूरी बौद्धिक कोशिशों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ता। लक्ष्य उच्च शिक्षा को वह मंच बनाना था जो अनुभव का अर्थ देने या समझ विकसित करने में मददगार होता। सिर्फ डिग्री दे देने से कोई व्यक्ति किसी अनपढ़ व्यक्ति से ज़्यादा काबिल नहीं हो जाता। उच्च शिक्षा मुक्त करने के लिए है या होनी चाहिए, पर हो यह रहा है कि उच्च शिक्षा से जुड़े लोग नियमों से ज़्यादा प्रतिबद्ध होते जा रहे हैं। वे नई दृष्टि या संभावना भी तलाश से नहीं जुड़ पा रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए अब उत्पादकता और व्यवहारिक उपयोगिता का रवैया खास हो गया है। ज्ञान निर्माण को बाजारू वस्तु मानने वाला नजरिया ठीक नहीं है। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और ज्ञान निर्माण के लिए संसाधन सिकुड़ते जा रहे हैं। उच्च शिक्षा समाज के लिए योगदान करे, इस विचार के चलते ये संस्थान विशिष्ट क्षेत्रों में ऐसे विशेषज्ञों की जमात खड़ी करने के काम में लगे हैं जिनके पास प्रमाण पत्र है। डिग्री और डिप्लोमा धारकों की संख्या ही उच्च शिक्षा का मानदंड माना जा रहा है। पैरा ज्ञान की खोज और दुनिया की समझ की दृष्टि के लिए शिक्षण के पक्के इंतजाम नाकाफी है। अब पेटेंट के लिए उपयुक्त ज्ञान पर बल दिया जा रहा है। वित्तीय संसाधनों की बढ़ती कटौती के बीच स्ववित्त पोषित तरीकों को अपनाने के साथ ज्ञानार्जन की संभावना घटती जा रही है। सालों साल अध्यापकों, कुलपतियों तथा आवश्यक संसाधनों के अभाव से जूझती उच्च शिक्षा की उचित स्वायत्तता को स्थान दिए बिना वास्तव में ज्ञान सृजन संभव नहीं है। नई शिक्षा नीति भारत केंद्रित और
वैश्विक दृष्टि से संपन्न है। ज्ञानमूलक लचीली शिक्षा व्यवस्था से हालात बदल सकते हैं, बशर्ते उस पर अमल भी हो। पैरा। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स FTF से राहत नहीं मिली है। वह FTF की ग्रे लिस्ट में अभी बना रहेगा। वजह मनी लॉन्ड्रिंग और कुछ आतंकी नेटवर्क और उसके सरगनाओं के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई में उसका विफल रहना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाफिज सईद, मसूद अजहर और अन्य को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर रखा है। एक आसन्न सवाल यह है, पाकिस्तान आतंकी संगठनों, उनके सरगनाओं और ऐसे ढांचे के खिलाफ कार्रवाई से क्यों कतरा रहा है? क्या कोई पहेली नहीं है? इसका सीधा जवाब है, पाकिस्तान ने आतंकी नेटवर्क बनाने और उससे जानबूझकर मुंह मोड़ने के मामले में खुद को इतना उलझा लिया है कि अपने लोगों की सुरक्षा की बात ही क्यों न हो, वह उस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई में असमर्थ है। हालांकि उसकी इसमें बड़ी समस्या आतंकवाद से लड़ने और अंतर्राष्ट्रीय वॉच डॉग के तय मानकों को पूरा करने को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा कार्रवाई करने का भरोसा खुद को देने की प्रवृत्ति पर कायम रहना है। इस पर भी उसका यह सवाल बार बार दोहराना कि FTF की ग्रे लिस्ट में वह क्यों है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अक्सर इस सवाल को दोहराया है और अपने घर के हालात देखे बिना खुद ही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में रखने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि 27 में से 26 कार्य बिंदुओं को पाकिस्तान ने पूरा किया है। यदि पाकिस्तान ने ऐसा किया भी हो तो भी मुख्य मुद्दा यह है कि मूल समस्या से निपटने में वह विफल रहा है। शाखाओं की काट छांट मात्र से FTF के लिए उसे क्लीन चिट देने का सवाल ही नहीं उठता। पैरा। मुद्दा यह है कि पाकिस्तान आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनिच्छुक है, क्योंकि ऐसा करने से पड़ोसी देशों के खिलाफ इन समूहों के इस्तेमाल की उसकी चाल कमज़ोर होगी। अफगानिस्तान में सस्ता हथियाने के लिए पाकिस्तान की तालिबान के जरिए छद्म रूप से लड़ रहा है। पाकिस्तान की लंबे समय से यही महत्वाकांक्षा रही है। अक्टूबर 2001 से पहले यानी 9/11 के आतंकी हमले के बाद अमेरिकी बलों के वहां पहुंचने तक यह पूरी भी होती रही है। इसके बाद उसने भारत की सरजमी पर खून बहाने के लिए इन समूहों का इस्तेमाल किया। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे समूहों को जम्मू कश्मीर में हिंसक गतिविधियों के लिए उकसाया गया और फंडिंग की जाती रही। जम्मू कश्मीर में आतंकी कृत्यों का पूरे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ता है। पाकिस्तान यह जानता है और कश्मीर में आतंकी कृत्यों पर भारत की बेचैनी पसंद करता है। इसलिए वह केवल कॉस्मेटिक उपाय कर दुनिया से प्रमाण पत्र चाहता है कि आतंकवाद के खिलाफ उसने कार्रवाई की है। पाकिस्तान में शियाओं को निशाना बनाया जा रहा है तो अहमदियाओं को काफिर माना जाता है। फॉल्ट लाइंस की यह भी कभी न खत्म होने वाली श्रृंखला है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में तो रह सकता है, पर भारत के खिलाफ अपने स्ट्रेटेजिक एसेट के खिलाफ कार्रवाई उसकी योजना में कहीं नहीं है। फिलहाल जब FTF ने ग्रे सूची से बाहर निकलने के लिए 5 और शर्तों का पालन करने को कह दिया है, तो उसने आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। FTF के प्रेसिडेंट मार्क्स प्लेयर ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान जब तक ये शर्तें
पूरी नहीं करता लगातार निगरानी में बना रहेगा। यह दिखना चाहिए कि पाकिस्तानी अदालतों के फैसले प्रभावी है। एफटीएफ ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान सभी सूचीबद्ध 1267 और 1373 घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों और उसके सहयोगियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे, साथ ही आतंकियों के वित्त पोषण को रोकने के लिए प्रभावी तंत्र बनाए। विराम।